Good morning students. Myself Dr. यशवंत कुमार फ्रॉम जिला स्कूल गया। आज हम लोग गया गाइडेंस के तरफ से बायोलॉजी का एक चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, फिजियोलॉजी का चैप्टर वाटर रिलेशन, इसी फिजियोलॉजी का ही एक पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में कि प्लांट का ग्रोथ फ्रॉम सीड से हो रहा है। सीड जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद डेवलप कर रहा है। सबसे पहले रेडिकल, फिर आगे डेवलप करते हुए रेडिकल से प्लीम्यूल, और डेवलपमेंट के दौरान रेडिकल डेवलप करके रूट का फॉर्मेशन करता है, जबकि प्लीम्यूल डेवलप करके शूट का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से रूट एंड शूट डेवलप करते हुए ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर में कि किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब है कि हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ें आती हैं ग्रोथ। हम लोग देखें बोर्ड से, तो हमारा ये टॉपिक था ग्रोथ। इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं, इट इज एन इरिवर्सिबल permanent increment increase of size, volume of cell, organ and organism. That is called ग्रोथ। तो देखें हम लोग यहाँ पे कि इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज किस चीज़ का हो रहा है? साइज का हो रहा है, वॉल्यूम हो रही है किसी सेल का, ऑर्गन्स का या उसके ऑर्गेनिज्म का। तो ये चीज़ें हमारी आती है ग्रोथ, जिसमें प्रॉपर वे में देखा गया कि इंक्रीजमेंट होती है। कैसी इंक्रीजमेंट है? इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट लिखा गया है। इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ आपका रूट में भी हो सकता है, तो ठीक इसके अपोजिट शूट में भी डेवलपमेंट या ग्रोथ हो सकती हैं। तो इसलिए इसको टर्म दिया गया है इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट। अब हम लोग देखें ग्रोथ के लिए है क्या कि ये इट इज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये क्या है? ग्रोथ जो है ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का रिजल्ट आता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो लिखते हैं कि इट इज, ऐसे लिख दें, इट इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का रिजल्ट है ये। किस तरह से मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और इसका क्या रिजल्ट आता है, हम लोग देखेंगे इस ग्रोथ में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें होती हैं। एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें देखा गया कि एक निर्माणकारी प्रक्रियाएं होती हैं, और कैटाबॉलिज्म जिसमें विघटनकारी प्रक्रिया होती हैं। इस कैटाबॉलिज्म का रिजल्ट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी का प्रोड्यूस होता है? एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब यही एटीपी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। और अगर सेल डिवीजन होगी तो क्या होगा? ग्रोथ होगी। सेल डिवीजन ही ये दर्शाता है कि ग्रोथ हो रही है। अगर सेल डिवीजन होगा तो ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है। तो ये चीज़ें आती हैं कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब प्रोसेस मेटाबॉलिज्म की होगी, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए, और जैसे ही सेल डिवीजन होगी क्या होगा? ग्रोथ हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मेटाबॉलिक का रिजल्ट आता है ग्रोथ में। आगे हम लोग देखते हैं
कि जब भी हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ में देखते हैं कि अलग अलग इसके प्रोसेसेस में आते हैं ग्रोथ में। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ग्रोथ प्रोसेसेस। ग्रोथ प्रोसेसेस में पहली चीज़ ये भी आती है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये सेल आपका डिवाइड किया, 2 सेल बना, 2 सेल डिवाइड करके 4 सेल बनेगा, 4 से फिर 8 सेल बनेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, सेल डिवीजन हुई और सेल की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक सेल से कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए, 2 से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल बन गए। तो ये चीज़ें आ जाती हैं सेल डिवीजन में। तो ये भी एक ग्रोथ का प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस जो आती है वो है सेल इनलार्जमेंट। सेल इनलार्जमेंट, इस सेल इनलार्जमेंट में क्या होता है कि सेल का साइज इंक्रीज करता है। यहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज किया, यहाँ पे सेल का क्या हुआ, साइज इंक्रीज करेगा। जैसे ये बढ़ गया सेल का साइज, ये बढ़ गया सेल का साइज। तो ये भी क्या है, ग्रोथ है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल इनलार्जमेंट। एक चीज़ें और इसमें आती हैं वो है सेल मैचुरेशन। सेल मैचुरेशन, सेल मैचुरेशन। इस मैचुरेशन में देखा गया कि सेल का नंबर इंक्रीज नहीं करता है और ना ही सेल का साइज इंक्रीज करता है, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये देखा गया कि जब मैच्योरिटी आती है सेल में तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ये डेवलप कर जाते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप कर जाते हैं। तो ये सेल मैचुरेशन में आता है और ये भी एक ग्रोथ का प्रोसेस देखा गया है कि इस तरह से भी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है, इस तरह से भी ग्रोथ होती हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं सेल मैचुरेशन में। तो ये 3 चीज़ें प्रोसेस जो आ रही थी हमारी, वो है ग्रोथ का प्रोसेस, किस तरह से ग्रोथ पॉसिबल है। आगे जैसा कि हम लोगों ने फिगर में अभी देखा था कि मान लिया जाए कि हम लोग कोई एक सीड ले लेते हैं। ये सीड लिया, फिगर में हम लोग देखे थे अभी आगे कि एक सीड लिया था, है ना। और इस सीड में क्या किए, पानी में डाल दिए, जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने के बाद ये सीड इस तरह से डेवलप करता है। जैसे ही जर्मिनेशन होगी ये हमारा बनाएगा रेडिकल। रेडिकल फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे स्टेजेज में देखते हैं कि ये डेवलप करता है प्लीम्यूल। तो ये रेडिकल और ये प्लीम्यूल, एक रेडिकल डेवलप किया, एक प्लीम्यूल। रेडिकल फर्दर डेवलप करके फॉर्मेशन कर लेता है रूट का और प्लीम्यूल फर्दर डेवलप कर देता है, डेवलप करके शूट का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रक्रियाएं आती हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये पूरी तरह से वेल डेवलप हो जाते हैं तो इस तरह से शूट डेवलप करके आपका स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि पूरी तरह से ये शूट है और ये पूरी तरह से रूट है। इसमें हम लोग देखते हैं ग्राम सीड में खास करके जब हम लोग कॉटिलेडन को सेपरेट करते हैं, दोनों अलग अलग, जिसको हम लोग दाल भी कहते हैं सीधे शब्दों में, ये अलग होता है। तो ये नीचे डेवलप करता है, ये पोर्शन हो गया मेरा कॉटिलेडन। डाइकॉट प्लांट में ये सेपरेट हो जाती है कॉटिलेडन। ये नीचे डेवलप करके ये रेडिकल है और ये ऊपर जो डेवलप किया ये प्लीम्यूल, एक रेडिकल और दूसरा प्लीम्यूल। अब है कि ये बीच का जो पोर्शन है दैट इज एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। अब रेडिकल जो डेवलप करके रूट का फॉर्मेशन करेगा, प्लीम्यूल डेवलप करके शूट का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं कि ये कॉटिलेडन है, जिसका बीन का एक्सिस है मीजोकोटाइल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग एक्सिस को ही बोलते हैं मीजोकोटाइल। और इस मीजोकोटाइल के नीचे का पार्ट जो आएगा ये कहलाता है हाइपोकोटाइल।
हाइपोकोटाइल, और ऊपर का पार्ट जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे इपिकोटाइल। तो ये दो चीज़ें आ जाती हैं, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। हाइपो जैसा कि टर्म से लग रहा है, हाइपो मीन्स होता है बिलो, और कोटाइल टर्म लिया गया है कॉटिलेडन के लिए। तो कॉटिलेडन के नीचे का पोर्शन जो आएगा वो कहलाती है हाइपोकोटाइल, और कॉटिलेडन के ऊपर का पोर्शन जो आएगा वो कहलाएगी इपिकोटाइल। इपी मीन्स एबव एंड कोटाइल मीन्स कॉटिलेडन। तो ये चीज़ें आती हैं कि आपका हाइपोकोटाइल जो कि फर्दर रूट का फॉर्मेशन करता है, इपिकोटाइल जो कि फर्दर शूट का फॉर्मेशन करता है, और बीच में ये जो कॉटिलेडन जो से जुड़ा हुआ है इसको हम लोग एक्सिस या कहीं कहीं पे नोड के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है इससे कि विच वन इज द फर्स्ट नोड ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन आता है विच वन इज द फर्स्ट नोड, which one is the first node of the plant। प्लांट का फर्स्ट नोड कौन सा है, ये क्वेश्चन उठाएगा। ऑप्शन आपका दिया रहेगा हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, फर्स्ट ब्रांच ऑफ स्टेम या मिजोकोटाइल। आंसर क्या होगी, मिजोकोटाइल, दैट इज द फर्स्ट नोड ऑफ द प्लांट। तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, जहाँ पे कि पूछा जाता है कि फर्स्ट नोड क्या है। तो फर्स्ट नोड इज एक्सिस, दैट इज द कनेक्शन पॉइंट, ज्वाइंट पॉइंट बिटवीन हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल एंड कॉटिलेडन्स। सो दैट इज द नोड, दैट इज कॉल्ड मिजोकोटाइल। तो ये क्वेश्चन आपका उठता है फर्स्ट नोड में। अब है कि ये जो ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, इस ग्रोथ में अलग अलग रीजन्स आते हैं। रूट में अलग रीजन्स आती हैं, शूट में अलग रीजन्स आता है। हम लोग रूट में देखें सबसे पहले। अगर रूट की बात करें, ये मान लिया जाए रूट का पोर्शन है, इसमें सबसे जो आगे का पोर्शन ये दैट इज रूट पॉकेट, रूट पॉकेट। इसके बाद ये जो जोन है इसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन, देन परमानेंट जोन, या जोन ऑफ मैचुरेशन भी बोलते हैं हम लोग इसको, जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। इसी जोन से देखा गया कि रूट हेयर, आपका रूट हेयर जनरेट होते हैं या सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें आती हैं। अब इसमें ये देखना है कि ग्रोथ कैसा हुआ। ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं कि इस जोन में जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेम यहाँ पर हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये मतलब ही होता है कि दैट हैव द पावर ऑफ सेल डिवीजन। वैसे सेल या वैसे पोर्शन जहाँ पे कि कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, सेल डिवीजन की क्षमता है, उस जोन को हम लोग मेरिस्टेमेटिक जोन बोल रहे हैं। तो यही सेल है आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, जहाँ पर कि सेल डिवाइड करते हैं और नए नए सेल का फॉर्मेशन होता है। फाइनली ग्रोथ देखा गया कि किस ओर हो रही है, जियोट्रॉपिज्म, नीचे की ओर होती चली जा रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इन केस ऑफ रूट। ठीक इसी तरह से हम लोग स्टेम के केस में देखते हैं कि स्टेम में ग्रोथ कैसे हो रही है। तो एपिकल पार्ट में ग्रोथ होती हैं, स्टेम के एपेक्स में ग्रोथ होती हैं। स्टेम का एपिकल पार्ट अगर मान लिया जाए कि ये स्टेम का पार्ट है, ऊपर की ओर ग्रोथ हो रही है, ये रूट है, ये स्टेम है। तो यहाँ पर भी देखा जाएगा कि जो स्टेम का एपेक्स है, ऊपर का पार्ट है, इसी में ग्रोथ होती है। इसको हम लोग शूट एपेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये एपिकल पार्ट में ग्रोथ होता है।
तो ग्रोथ ऐसा नहीं है कि ये स्टेम का पार्ट है तो यहीं से ग्रोथ होगा, जी नहीं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खास करके देखा जाता है एपिकल मेरिस्टेम, जहाँ पर कि सबसे ऊपर का पार्ट होता है, चाहे वो स्टेम का पार्ट हो, स्टेम ब्रांचेज का पार्ट हो, लीफ का पार्ट हो, ये एपेक्स पार्ट जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, डिवीजन की क्षमता वहीं पे मौजूद होती है और वो सेल डिवाइड करेगा और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है कि ए नेल इज पंच in a plant from 5 feet height, from 5 feet height of the root, if the growth of plant is 2 feet every year, 2 feet per year, what is the height of growth? What is the height of growth of nail after 5 years? After 5 years, ये क्वेश्चन पूछा गया कि यदि कोई प्लांट है जिसमें हम लोग रूट से या सॉइल से 5 फीट की ऊंचाई पर, दिया गया है 5 फीट हाइट ऑफ द रूट से 5 फीट की ऊंचाई पर एक नेल पंच करते हैं, और अगर ये प्लांट का ग्रोथ पर ईयर 2 फीट बढ़ रहा है तो 5 साल बाद इस कांटे की ऊंचाई कहाँ होगी, नेल की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन आपका दिया जाएगा ABC करके, ये मे बी ऑफ द 15 feet, it may be of 10 feet, 5 feet और none of these, इस तरह से ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखना है हम लोगों को कि प्लांट में जो स्टेम में ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कहाँ हो रही है, एपिकल पार्ट में ग्रोथ हो रही है, ना कि बीच से ग्रोथ हो रहा है या नील पोर्शन जहाँ पर आपने पंच किया है वहाँ से ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ कहाँ होगी? तो एपेक्स पार्ट में होगी ग्रोथ। इसलिए आफ्टर 5 years द हाइट ऑफ नेल इज सेम, जहाँ पर आपने पंच किया था वहीं पे रह जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगी? दैट इज 5 feet, है ना। ये कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन आपको दिया जाएगा। हाइट जब भी होगी तो वहीं सेम रह जाएगी नेल की, क्योंकि ग्रोथ जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एपेक्स पार्ट में हो रही है। तो ये चीज़ें आपका क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं ये टाइप्स ऑफ ग्रोथ। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, इसके भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ दैट मीन्स इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन हाइट। अगर एपिकल ग्रोथ होती है तो क्या होगी? पौधे की लंबाई बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आपकी आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग को प्राइमरी ग्रोथ या एक और नाम देते हैं एपिकल ग्रोथ, जिसमें इंक्रीज इन लेंथ, हाइट बढ़ती है। दूसरी चीज़ें इसमें आती हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें क्या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज इन लेंथ, ये ध्यान रखना है, इंक्रीज इन लेंथ। दूसरी चीज़ें आती हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इस सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ इन गर्थ, यानी कि मोटाई बढ़ती है, पौधे की मोटाई बढ़ती है। इसमें लैटरल ग्रोथ पॉसिबल है तो, और इसमें एपिकल ग्रोथ पॉसिबल है। ये चीज़ें आ जाती हैं प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। तीसरी चीज़ें आती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ।
अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ कहने का मतलब होता है कि ग्रोथ जो प्लांट की होती है वो इनडिटर्मिनेट होता है। पौधे की लंबाई या उसके ब्रांचेज की लंबाई देखा गया कि जीवन पर्यंत होते रहता है, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। स्टेम एंड स्टेम ब्रांचेज ये सब जो देखा गया है ये अनलिमिटेड ग्रोथ में आती हैं। फिर है लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ प्लांट के ही कुछ पार्ट्स हैं जिसमें ग्रोथ लिमिट हो जाती है, जैसे साइज ऑफ लीफ या फ्लावर, फ्रूट्स, इसका साइज जो है एक लिमिट साइज तक ग्रोथ होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। फिर और आ जाता है ग्रोथ का टाइप में वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट में मुख्य रूप से दो पार्ट होती है, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट में जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो रूट, स्टेम, लीफ, इसमें जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, है ना। ग्रोथ इन रूट, स्टेम, लीव्स, इन सबों की जो ग्रोथ होती है वो वेजिटेटिव ग्रोथ कहलाती हैं। और इसके बाद है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जिसमें आता है ग्रोथ ऑफ फ्लावर। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है? फ्लावर। वैसे फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनेसियम, ये चार पार्ट्स मुख्य रूप से फ्लावर के मानते हैं। तो इन चार में भी मुख्य रूप से देखा गया है एंड्रोसियम और गाइनेसियम ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। कैलिक्स, कोरोला, इसको भी वेजिटेटिव पार्ट में जाना गया है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में हम लोग डाल दे रहे हैं फ्लावर या फ्लावर के पार्ट्स भी आप बोल सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन में मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, जिसमें प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आती हैं ये चीज़ें। अब हम लोग थोड़ा सा फिगर से देखें, इसमें ये आ रहा है हमारा सीड का पोर्शन जो कि जर्मिनेशन से दिखाया है। ये पोर्शन जर्मिनेट किया, नीचे रेडिकल, ऊपर प्लूम्यूल। ये ध्यान देना है कि ये भी पार्ट जो है मेरा, ये वेजिटेटिव ग्रोथ का पार्ट्स है। ये भी जो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ का पार्ट्स है। और आगे जब हम लोग वेजिटेटिव ग्रोथ से आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि एक कर्व का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। इस ग्रोथ कर्व में देखने वाली चीज़ें ये होती हैं कि जैसे हम लोग मान लिया जाए कि कोई एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, गमले में कोई पौधे को लगाते हैं। जैसे ही हम लोग गमले में पौधे को लगाते हैं तो देखते हैं उसमें कि कुछ समय के लिए बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो ग्रोथ होता है। स्लो ग्रोथ होने के बाद एक समय आता है जब बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और एक लिमिट समय के बाद धीरे धीरे ग्रोथ रिटार्डेशन की ओर चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको अलग अलग फेज में बांट करके पढ़ते हैं, जिसको हम लोग लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज या सीनेसेंस फेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि डिमिनिशिंग ग्रोथ में चला जाता है। तो इस तरह के ग्रोथ को हम लोग सिग्मोइड कर्व के नाम से जानते हैं। इस ग्रोथ कर्व को सिग्मोइड कर्व कहते हैं। सिग्मोइड कर्व भी इसलिए कह रहे हैं कि इसका शेप जो है वो मोर और लेस अल्फ़ाबेट लेटर एस की तरह होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सिग्मोइड कर्व। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं फिगर से एक बार और सिग्मोइड कर्व को। ग्रोथ कर्व, ऐसे हम लोग देखें 100 और ये y, इसमें ग्रोथ जो है इस तरह से अल्फ़ाबेट लेटर एस की तरह होती हैं। अब यहाँ से ओ से हम लोग शुरू किए,
ये स्टेज मान लिया जाए ए है, यहाँ से ए टू बी, और ये स्टेज को हम लोग सी देते हैं। इसे 3 पार्ट में बांट दिया है। तो देखा गया कि ओ से लेकर के ए तक का जो ग्रोथ है ये स्लो ग्रोथ है। इस तरफ से हम लोग अगर दिखाएं दे टाइम का, और ये दिया हम लोगों ने इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज या वॉल्यूम, या दूसरे शब्दों में आप सीधे सीधे ग्रोथ भी लिख दें। तो ये चीज़ें हैं। ये लैग फेज कहलाएगी, जहाँ पर कि ग्रोथ स्लो हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। ये आपका लॉग फेज, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज, मैक्सिमम ग्रोथ पॉसिबिलिटीज। और ये इसको स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज या सीनेसेंस फेज के नाम से बोलते हैं, डिमिनिशिंग ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका एस लाइक दिख रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या दिया था ग्रोथ कर्व को, सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड देने का नाम देने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर एस लाइक दिख रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सिग्मॉइड कर्व। तो ये ग्रोथ दिखाता है जहाँ पर कि लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज में आती है। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जहाँ पर देखा गया है कि ये कर्व एस फेज ना होकर के जे शेप आ जाती है, जे शेप में कर्व आ जाती है, इस तरह से कर्व आ जाता है। तो ये चीज़ें खास करके लोअर प्लांट वगैरह में देखने को मिलता है, जहाँ पर कि कर्व हमारा एस फेज यानी कि सिग्मॉइड स्टेज में ना आकर के जे शेप में कर्व में आती है। तो ये चीज़ें हमारा लोअर प्लांट में मुख्य रूप से देखा जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ देख रहे हैं सिग्मॉइड कर्व का, तो ये एस फेज में हमारा कर्व इंडिकेट करता है। अब है कि इस एस फेज में जो ग्रोथ कर्व दिखा रहा है, इस कर्व से ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्रोथ पहले स्लो होती है, फिर कुछ समय के बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती हैं, और फिर एक समय आता है बी टू सी का, जिसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन की ओर चला जाता है, और धीरे 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 जा कर के क्या होता है कि कुछ स्टेज में बंद हो जाता है, तो कहीं कहीं पे बहुत ही स्लो हो जाती है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं ग्रोथ कर्व में। इसके बाद हमारा आ रहा है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। वैसे देखिए, ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए हम लोगों के पास एक एपरेटस है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्जेनोमीटर। ग्रोथ की मेजरमेंट, प्लांट ग्रोथ का मेजरमेंट ऑक्जेनोमीटर के थ्रू होती है। क्या है? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर ये 2 अलग अलग टाइप के होते हैं। एक आपका प्रेफर्स साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने दिया, तो प्रेफर्स ऑक्जेनोमीटर, प्रेफर्स ऑक्जेनोमीटर, और दूसरा है आर्क ऑक्जेनोमीटर, आर्क ऑक्जेनोमीटर। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के ऑक्जेनोमीटर हैं जिससे मेजरमेंट होती है प्लांट ग्रोथ की। तो प्रेफर्स ऑक्जेनोमीटर और दूसरी है आर्क ऑक्जेनोमीटर। एक और इसमें माइक्रोस्कोप भी है जिसको हम लोग हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं, हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप। इस हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप से भी मेजरमेंट देखा गया है, इस हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप से भी मेजर किया जाता है। हम लोग देखें थोड़ा सा फिगर से, ये फिगर हम लोग देख रहे हैं। इस फिगर में सबसे पहले ये जो हमारा माइक्रोस्कोप दिख रहा है दैट इज हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप से हम लोग प्लांट के लेंथ को मेजर करते हैं, हॉरिजेंटली फोकस करते हैं प्लांट के सामने और उसकी लेंथ मेजरमेंट करते हैं। ये टाइम टेकन ये प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है इस मेजरमेंट, इस हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप से मेजरमेंट में। दूसरी चीज़ें हमारी ये प्रेफर्स की माइक्रोस्कोप है। प्रेफर्स माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है, ये प्रेफर्स ऑक्जेनोमीटर में हम लोग देखते हैं कि एक पॉटेड प्लांट ले लिया गया और उस पॉटेड प्लांट में सबसे एपिकल ट्विग में एक
थ्रेड लगा करके एक पुल्ली से नीचे लटका दिया गया, वेट देकर लटका दिया गया है और इसी से एक अटैच किया गया है बड़ा सा पुल्ली, जिस पर भी दोनों साइड से वेट लगा दिए। और वेट लगाने के बाद हम लोगों ने ये एक चीज़ लिया है जो कि सिलिंड्रिकल ड्रम टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, रोटेटिंग आपका ये होती है और रोटेटिंग सिलिंड्रिकल होने की वजह से देखा जा रहा है कि इस पर पॉइंटर जो है वो ऑलरेडी वाइब्रेट करता है। अब इस जो हम लोग रोटेटिंग सिलिंड्रिकल ड्रम लिया है इसमें स्मोक पेपर या यूँ कहें, बहुत सिंपल सी बात है कि एक पेपर चिपका कर उस पर हम लोग लगा दे रहे हैं, ऊपर से स्याही इंक लगा दिए। अब जैसे ही पॉइंटर इस पर डिफ्लेक्ट करेगा प्लांट की ग्रोथ होगी, पुल्ली में खिंचाव होगा। खिंचाव होने से देखिए दो पुल्ली लगी हुई है, एक स्मॉलर है और दूसरी लार्जर है। जाहिर सी बात है कि स्मॉलर पुल्ली इसमें रोटेशन ज़्यादा होगा तो लार्जर पुल्ली में रोटेशन कम होगी। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि दो अलग अलग टाइप की अगर व्हील होती हैं तो जो स्मॉल से डायमीटर की व्हील होती हैं उसका रोटेशन ज़्यादा होता है और जो बिग डायमीटर की जो पुल्ली होती है उसका रोटेशन कम होता है स्मॉलर पुल्ली के रिस्पेक्ट में। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आती है कि रोटेशन होता है। रोटेशन होने से ये जो पॉइंटर लगा हुआ है ड्रम सिलिंड्रिकल ड्रम पे, ये यहाँ पे वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने के बाद जो आपका स्मोक पेपर था या कार्बन पेपर था या यूँ कहें कि स्याही लगा रखा था आपने, इस पर एक वाइब्रेटिंग मार्क आती है। इस मार्क से ही पता चलता है कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। तो ये है प्रेफर्स ऑक्जेनोमीटर। इसके बाद दूसरी आर्क ऑक्जेनोमीटर दी गई है। इस आर्क ऑक्जेनोमीटर में ये आसान सा प्रोसेस है। इसमें भी सेम पॉटेड प्लांट लिया गया। इस पॉटेड प्लांट के ट्विग में धागा बांध दिया, थ्रेड बांध करके हम लोग पुल्ली से के सहारे वेट लटका दिया है। इसमें ऑलरेडी ये फिक्स्ड है आपका स्टैंड, जिसमें एक पॉइंटर लगा हुआ है और इस पॉइंटर का दूसरा हिस्सा जो है वो स्केल पर दिया है। और ये स्केल जैसे ही इसमें देखा गया कि प्लांट में ग्रोथ होगी, पुल्ली में मूवमेंट होगी, मूवमेंट होने के बाद इससे जो अटैच मेरा पॉइंटर है ये पॉइंटर ऑलरेडी डिफ्लेक्ट करेगा। और डिफ्लेक्ट करने से देखा गया जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर डिफ्लेक्ट करता है, ये मेजरमेंट स्केल है। इस मेजरमेंट स्केल पर हम लोग यहाँ नोट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये डेविएट किया है और इससे ये पता चल जाता है कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। तो ये तीन अलग अलग प्रोसेस हैं जिससे हम लोग ग्रोथ को मेजर करते हैं और मेजरमेंट के उपरांत बताते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। ये चीज़ें हैं। अब है कि ग्रोथ का रेट, ये जो मेजर हम लोगों ने किया वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। कैसे? खास करके देखा गया है कि कुछ में ग्रोथ जो है वो अरिथमेटिक रेट से होती हैं तो कुछ में ग्रोथ जियोमेट्रिकल रेट से होती हैं। प्लांट में अलग अलग डिफरेंट टाइप से ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ में हम लोग देखें यहाँ पे कि डिवीज़न जो सेल की हो रही है इसमें क्या है कि डिवीज़न ऑलरेडी 1 से 2 हुआ। इसमें जैसे ही 2 प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, एक प्रोजेनी ऑलरेडी डिवीजन में इन्वॉल्व है जबकि दूसरी प्रोजेनी की डिवीजन की कैपेसिटी जो है वो सीज कर जाती है, लॉस कर जाती हैं। नतीजतन क्या होता है? 1 सेल से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से हमारा डिवीजन होता है। पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ देखें 1 से 2 बना, 2 से 4 हुए। अब 4 में देखा गया कि ऑलरेडी एक जो है वो ऑलरेडी कैपेसिटी यहाँ पर सीज कर गया इसका है। फिर देखिए 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। अब ये इसका क्या हो गया? डिवीजन कैपेसिटी जो है वो सीज कर गई। ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जो शेडेड पोर्शन से दिखाया जा रहा है ये डिवीजन नहीं हो रही है। जबकि ये लाइट पोर्शन जो है इसमें डिवीजन पॉसिबिलिटीज है। 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ। तो इस तरह से जो ग्रोथ होती है इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ। ये एरिथमेटिक ग्रोथ होती है। जैसे कोई भी माइटोटिक सेल डिवीजन होता है हमारा, तो माइटोटिक सेल डिवीजन में खास करके फिंगर टिप है, इस फिंगर टिप पर जो डिवीजन होती है तो यहाँ पे भी माइटोटिक डिवीजन होती है। प्लांट में हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते हैं तो इस तरह से डिवीजन होती है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक इसके दूसरे साइड में आता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होती है? इस तरह के डिवीजन में होती हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट डिवाइड करते हैं। जाइगोट की डिवीजन खास करके देखी जाती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से डिवीजन पॉसिबिलिटीज होती है। यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों प्रोजेनी में सेल डिवीजन की कैपेसिटी मौजूद होती हैं। रिजल्ट देखा गया है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से सोन डिवीजन पॉसिबिलिटीज होती रहती हैं।
तो ये चीज़ें डिवीज़न हमारी आती है जियोमेट्रिक और एरिथमेटिक करके। तो ये डिवीज़न की भी पॉसिबिलिटीज हैं। अब है इसके साथ कि कुछ फैक्टर्स हैं, ग्रोथ से जुड़े हुए रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वाटर, टेम्परेचर, लाइट और ग्रोथ सब्सटेंसेस जैसे हार्मोन। हम लोग थोड़ा सा फैक्टर को डिटेल्स में देखें। ग्रोथ से जो रिलेटेड फैक्टर हैं वो मुख्य रूप से दो फैक्टर्स हैं। एक है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरी है जेनेटिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसमें आपका आता है मुख्य रूप से लाइट और दूसरी टेम्परेचर। हालांकि ये फैक्टर हम लोगों को पढ़ना है, बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लाइट में भी दो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, एक आपका फोटोमॉर्फोजेनेसिस और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं फोटोपीरियोडिज्म। लाइट के पीरियोडिसिटी पर भी निर्भर करता है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर में भी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ें टेम्परेचर में आपका आ जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्परेचर पीरियड, और दूसरी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं वर्नलाइजेशन। तो ये अलग अलग फैक्टर है, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, बाद में इसी चैप्टर में पढ़ना है। और एक और फैक्टर्स जो इसके साथ ऐड है वो है जेनेटिकल फैक्टर। जेनेटिकल फैक्टर जो कि जीन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जीन से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, और इन दोनों फैक्टर को मिला करके जेनेटिकल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों को मिला करके एक तीसरी नई चीज़ें आ रही हैं, दैट इज हार्मोनल फैक्टर्स या हार्मोनल फैक्टर्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन। खास करके जब हार्मोन की बात आती है तो इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्लांट के ग्रोथ में। हार्मोन है क्या, हार्मोन किसको कहें हम लोग? अगर डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग हार्मोन की तो सीधे लिखते हैं इट इज माइग्रेटरी ट्रेस chemical substance produced by an organ, tissue, which can exert the effect of other organs and tissues। ये चीज़ें आ जाती हैं एक डेफिनेशन में हार्मोन की, जो कि केमिकल सब्सटेंस है और किसी ऑर्गन या टिश्यू से प्रोड्यूस होती है, और फिर यही केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे ऑर्गन या टिश्यू पर अपना फंक्शन या इफेक्ट शो करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन के लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन दी जाए तो इनका कहना है कि आई एराइज या एरोज टू एक्टिविटी, मैं प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता हूँ, एक्टिविटी को बढ़ाता हूँ। ये हार्मोन का लैंग्वेज है। हार्मोन का कहना है कि मैं क्या करता हूँ, एक्टिविटीज़ को एनकरेज करता हूँ, बढ़ाता हूँ। तो ये चीज़ें आती हैं हार्मोन्स में। अब चूंकि ये हार्मोन हमारा फैक्टर आया तो हम लोग
इसमें जानेंगे कि किस तरह से ये हार्मोन प्लांट के ग्रोथ में रोल प्ले करता है। हार्मोन्स हम लोगों के सामने यहाँ पे देखा गया कि ग्रोथ से रिलेटेड फैक्टर्स में आती हैं, और ये हार्मोन दो अलग अलग तरह के होते हैं। पहला है, अगर ये हार्मोन हम लोग प्लांट में है तो हम लोग इसको फाइटो हार्मोन के नाम से जाने, या प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं, फाइटो हार्मोन। ये हार्मोन दो तरह के होते हैं। एक हुआ आपका ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन या ग्रोथ प्रोमोटर, बेहतर हो प्रोमोटर ही लिखा जाए, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन, और दूसरी आती है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन एक है जो कि ग्रोथ को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है, और दूसरा जो है ग्रोथ को चेक करता है, रोक देता है। इस प्रोमोटर हार्मोन में 3 हार्मोन्स हैं। एक है आपका ऑक्जिन्स, दूसरी जिब्रेलिन्स, और तीसरी है साइटोकाइनिन। ऑक्जिन्स को हम लोग IAA इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिब्रेलिन को GA जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और साइटोकाइनिन का एक और नाम दिया गया है काइनेटिन भी बोलते हैं इसको। जबकि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन में 2 चीज़ें हैं। पहला हमारा ABA एब्सिसिक एसिड, और दूसरा है इथिलीन। इथिलीन, ये चीज़ें आती हैं। एब्सिसिक एसिड आपका ABA इसको बोलते हैं, और इथिलीन। तो ये हार्मोन्स हैं, फाइटो हार्मोन्स, जो कि ग्रोथ में आपका सहायक है। ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन के नाम से जाना गया। दूसरी चीज़ें हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये ग्रोथ के एक्टिविटीज़ को क्या करता है, चेक कर देता है, रोक लेता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं हार्मोन्स में। अब है कि हम लोग अलग अलग देखेंगे, एक एक करके हम लोग हार्मोन्स की बात करें। तो सबसे पहली चीज़ें हम लोग आते हैं ऑक्जिन्स की, जो कि नेचुरल फाइटो हार्मोन्स हैं। ऑक्जिन, इसका सबसे पहले आइसोलेशन ह्यूमन यूरिन से किया गया था। और अगर हम लोग कहें कि एक साइंटिस्ट थे डार्विन गेव एन आइडिया अबाउट ऑक्जिन। ऑक्जिन के बारे में सबसे पहले आइडिया इन्होंने ही दिया था, डार्विन महोदय ने। दूसरी इनसे जुड़ी हुई साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है वेंट। ये डिस्कवर्ड ऑक्जिन, उन्होंने ऑक्जिन को डिस्कवर्ड किया। तीसरी चीज़ आती है केमिकल नेचर। इसके बारे में, केमिकल नेचर के बारे में बताया। साइंटिस्ट का नाम है कॉल एंड थियामन MANN, थियामान, यह है। अब है केमिकल नेचर है किस चीज़ की बनी हुई, तो देखा गया कि केमिकल नेचर में ये क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड है, IAA। सिंथेसिस कैसे हुआ IAA का, तो देखा गया है कि एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रिप्टोफान। ये प्रोटीन है ट्रिप्टोफान। इस प्रोटीन से रिमूव किया गया कार्बोजाइलेज एंजाइम लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर रिमूव किया गया एमिनो कंपाउंड को, तब बना आपका
एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ और फिर इस एल्डिहाइड में वाटर हाइड्रोलाइसिस से बनाया गया IA इंडोल एसिटिक एसिड। ये प्रक्रिया हुई। आपको इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले एमीन भी निकालें देन CO2 भी निकाल करके फिर इस प्रोसेस में हम लोग आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं सिंथेसिस इंडोल एसिटिक एसिड का। इस तरह से इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। इस इंडोल एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में आगे हम लोग और इसमें देख रहे हैं कि ये जो हार्मोन है ऑक्जिन इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्जिन एक नाइट्रोजिनस हार्मोन है। ये क्या है? नाइट्रोजिनस हार्मोन है। इट इज ए नाइट्रोजिनस हार्मोन। अब इसके देखा गया कि इफेक्ट जो है डिमॉन्स्ट्रेटेड जो किया गया, एक साइंटिस्ट थे वायसेन एंड जैनसिन, इन्होंने इसका डिमॉन्स्ट्रेटेड किया एक एवेना प्लांट पे। एवेना सेटाइवा जई को बोला जाता है, जौ बोलते हैं हम लोग इसको। इस पर देखा गया है कि इनका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। हम लोग फिगर से देखें। यस, यहाँ दिखा गया है ऑक्जिन का इफेक्ट। ये लिया गया है ऑक्जिन। डार्विन साहब ने क्या किया कि सबसे पहले है ना इसका कोलियोपटाइल पोर्शन दैट मीन्स अपर पोर्शन, इस अपर पोर्शन को काटा। काटने के बाद ऊपर से एक कैप लगा दिया गया, ये मेटल का टीन का कैप लगा दिया गया था। जब टीन का कैप लगा दिया गया ऊपर से, तब देखा गया कि ग्रोथ होता है या नहीं। तो देखा इन्होंने कि जैसे ही सेट कर दिया गया मेटल से, ग्रोथ रुक गई, ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन फिर दूसरे आगे में देखा गया कि इस ग्रोथ को जैसे ही वायसेन एंड जैनसिन साहब ने ये देखा कि एक मेटल का फॉयल लगाया, मेटल फॉयल में माइका का बैरियर दिया उन्होंने। जब माइका का बैरियर दिया तो देखा कि ग्रोथ है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसमें कर्व मूवमेंट आ गई, एक कर्वेचर ग्रोथ आ गया। तो कर्वेचर ग्रोथ होने के बाद देखा गया कि ऐसा उन्होंने रिजल्ट दिया कि जाहिर सी बात है कि इस मेटल में कुछ वैसा सब्सटेंस है, कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस है या कुछ उस तरह के केमिकल्स हैं जो कि हार्मोन्स या ऑक्जिन में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रोथ होती है। फिर आगे उन्होंने कट करने के बाद क्या किया, जिलेटिन लगाया। जब जिलेटिन बैरियर दिया तो भी देखा गया कि ग्रोथ हुआ, ग्रोथ पॉसिबिलिटी हुई। तब इन्होंने रिजल्ट दिया कि इस जिलेटिन में भी वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस हैं और वो हार्मोन्स जो ऑक्जिन हार्मोन्स में जो सब्सटेंस हैं वो इसमें भी मौजूद है। तो भी देखा गया है कि ग्रोथ हो रहा है। तो ये चीज़ें उन्होंने लिखा था। आगे जो हम लोगों का ये आ रहा प्रोसेस, इसमें देखें अलग अलग साइंटिस्ट ने, पॉल ने इस पर रिसर्च करके उन्होंने बताया कि जैसे ही एपिकल पोर्शन को काटा, काटने के बाद कोलियोप्टाइल को फिर रखा। जब ऐसे ही रख दिया तो देखा कि ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन फिर इस पोर्शन को, कोलियोप्टाइल पोर्शन को क्या किया कि एक अगर सॉल्यूशन में डाल करके रखा। जब अगर सॉल्यूशन में डाल करके रखा तो देखा कि ग्रोथ पॉसिबिलिटीज हो गई, ग्रोथ हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि काटने के बाद काटा, और काटने के बाद उस पोर्शन पे, कटे हुए पोर्शन पे क्या किया, बटर रख दिया, मक्खन लगा दिया। मक्खन लगाने के बाद फिर कोलियोप्टाइल को रखा तो भी देखा कि ग्रोथ हो रहा है। कैसा ग्रोथ हुआ, तो कर्व होकर के, बेंड होकर के ग्रोथ हुआ। तो इससे भी पता चलता है कि उस अगर सब्सटेंस में या उस बटर में उस तरह के केमिकल सब्सटेंस हैं जो ऑलरेडी ऑक्जिन में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है। तो ये चीज़ें एवेना कर्वेचर पर इन्होंने टेस्ट किया था, जिसके आधार पर बताया गया कि कर्वेचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज हैं। ये हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्जिन दो तरह के अलग अलग हैं, एक नेचुरल है, दूसरा सिंथेटिक है। नेचुरल में हम लोगों ने अभी देखा इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड है और फेनाइल एसिटिक एसिड, ये नेचुरल फॉर्म में आती हैं। जबकि सिंथेटिक फॉर्म में 2,4-D, 2,4,5-T और नेपथेलिन एसिटिक एसिड हैं। 2,4-D डाइक्लोर, 2,4 पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे, ध्यान देना है, 2,4 दूसरा और
चौथे पोजीशन पर क्या है, डाइक्लोरो, क्लोरीन का 2 पोजीशन यहाँ पर आ गया, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड यहाँ पर है 2 4 5, 3 हो गया तो ट्राई, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो 2 4 5 ट्राई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, और फिर आगे है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये चीज़ें हमारी आती हैं जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये सब ऑक्सीजन के फॉर्म हैं और ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं कि इसमें माइका प्लेट में उपलब्ध हैं, अगर सॉल्यूशन में उपलब्ध हैं, जिलेटिन में उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से ये ग्रोथ पॉसिबिलिटीज होती हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अभी हम लोगों ने देखा था एंटीऑक्सीडेंट में जैसे कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स का नाम लिया था, वहाँ पर भी सिंथेटिक सब्सटेंस हैं जो कि देखा गया है कि ग्रोथ को रोक दे रहा है। जैसे नाम दिया गया है 2,4,5 ट्राई आयोडीन बेंजोइक एसिड TIBA, है ना, एंड नेप्थेलामीन भी है जो कि देखा गया है कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक है, हमारा ऑलरेडी जो नेचुरल था उसमें इथिलीन थी जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है, इंडॉल ब्यूटारिक एसिड है, ये भी देखा जाता है कि प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है। कहीं कहीं पे प्लांट में देखा जाता है कि कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि ऑलरेडी IBA या ABA एब्सिसिक एसिड की वजह से देखा गया है। तो ये चीज़ें हैं हमारा ऑक्सीजन। अब है इसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है ऑक्सीजन का। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किस तरह से ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। तो सबसे पहली चीज़ें आती हैं इसमें सेल इनलार्जमेंट। सेल इनलार्जमेंट ये सेल के साइज को बढ़ा देता है। जैसे ही ऑक्सीजन डाला सेल का साइज बढ़ गया। रूट के केस में देखा गया है कि अगर हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन अगर सूट में है तब तो इंक्रीजमेंट होगी, लेकिन अगर रूट में हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन डालते हैं तो रिवर्स एक्शन होता है, रिएक्शन रुक जाती है, नहीं हो पाता है। अगर स्टेम का केस है, जैसे जैसे हम लोग ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे देखा जाएगा कि सेल की इनलार्जमेंट बढ़ती चली जाएगी, ये स्टेम के केस में। लेकिन रूट के केस में क्या है, ये चेंज कर जाती हैं। रूट के केस में आपका लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जो है ये ग्रोथ करता है। अगर कंसंट्रेशन हाई कर देंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग हाई कंसंट्रेशन में डाल देंगे रूट में, तो नो रिएक्शन स्टॉप कर जाती हैं। ये चीज़ें आ जाती हैं इस सेल इनलार्जमेंट में। दूसरी चीज़ें सेल इनलार्जमेंट के बाद दूसरा इसका फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, वो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि ये स्टेम के एपेक्स को या प्लांट की लंबाई को ऑलरेडी बढ़ाने में हेल्प करता है, एपिकल डोमिनेंस है। लेकिन इस एपिकल डोमिनेंस में ये ध्यान देना है कि जिस ओर से देखा गया है कि लाइट पोर्शन आती है उस ओर से देखा जाता है कि ये कर्वेचर आ जाती है, कर्व मूवमेंट में आ जाती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने एविना में देखा था। तीसरी चीज़ें हैं फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म देखा गया है कि ऑक्सीजन क्या है, लाइट सेंसिटिव होती हैं। ऑक्सीजन ऑलरेडी लाइट सेंसिटिव होती हैं, ऑक्सीजन ऑलरेडी लाइट सेंसिटिव होती है। तो जिस ओर से लाइट पड़ता है उस ओर मुड़ जाता है, लेकिन जो डार्क शेडेड पोर्शन होता है उस ओर देखा गया है कि ऑक्सीजन का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये डार्क पोर्शन है, अगर इधर से लाइट आ रही है तो लाइट की ओर बेंड करेगा, लेकिन इस ओर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से देखा गया है कि इसका ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होता है। हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसका ग्रोथ रात में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। दिन में लगता है कि कम ग्रोथ हुआ, रात में ग्रोथ ज़्यादा हो गई। तो इसका कारण ये है कि डार्क में ऑक्सीजन ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो ये चीज़ आती है। फिर है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म ये देखा गया है कि रूट की लंबाई को ये बढ़ा देता है, रूट के ग्रोथ में ये मदद करता है। इसके बाद है
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं इसमें। जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन, ये देखा गया कि ऑक्जिन खास करके जाइलम के केस में पॉजिटिव रोल प्ले करता है इन रिस्पेक्ट टू फ्लोएम। फ्लोएम में इसका रोल जाइलम की तुलना में कम है। नतीजतन क्या होता है कि जाइलम में जैसे ट्रैचीड हैं, जाइलम के वेसल्स हैं, इसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और इसका पॉजिटिव यूज देखने को मिलता है। खास करके हमारे जो टिम्बर एल्डिंग प्लांट का जो हम लोग ग्रोथ करते हैं तो उसमें इस ऑक्जिन का रोल पॉजिटिव होती है। फिर आगे आपका आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है। पार्थिनोकार्पी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करना। अब है कि फ्रूट है क्या, तो हम लोग कहते हैं कि इट इज मैच्योर एंड इन लार्ज ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे ये ओवरी है, अगर ये मैच्योर करेगा, इनलार्ज होगी, जाहिर सी बात है मैच्योर और इनलार्जमेंट होगी, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और जुट रही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा फॉर्मेशन किस चीज़ की हो जाएगी, सीड की। फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगी, डेवलप करके ये क्या बना देगा, सीड बना देगा। यहाँ पे ऑक्जिन क्या करता है, जैसे ही हम लोग ऑक्जिन यहाँ पे डालते हैं, देखा गया कि ओवरी तो इनलार्ज कर गई, इसका मैच्योरेशन भी हुआ, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन कैसा फ्रूट बन गया, सीडलेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं। तो इस तरह के सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं और ये प्रक्रिया पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। तो इस तरह से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। खास करके नेचुरल पार्थेनोकार्पी बनाना में होती हैं, आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी सोलेनेसी प्लांट में बहुत सारे पौधे में होती हैं। हम लोग पपाया में भी देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा साइज उसका बना लिया हम लोग पपाया का विदाउट सीड। इस तरह से ब्रिंजल में भी देखने को मिला। तो ये पार्थेनोकार्पी में भी हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में। आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा और देखेंगे कि यूज इन एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर में इसका रोल है ऑक्जिन्स का। तो इसमें देखा गया है कि ये फ्लावरिंग में हेल्प करती है, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग में हेल्प करती हैं। खास करके वैसे पौधे में देखा जाता है, मैंगो वगैरह में हम लोग देखते हैं कि फ्लावर जो आती है, जिसको हम लोग मंजर कहते हैं, कि एक साल मंजर आई, दूसरे साल मंजर नहीं आई, मैंगो प्लांट में अल्टरनेट वे में आ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्जिन की कमी है। अगर हम लोग उस प्लांट में ऑक्जिन का छिड़काव करें, ऑक्जिन का इंजेक्शन लगाएं, तो देखा जाएगा कि रेगुलर फ्लावरिंग होगी। पॉसिबिलिटीज है वहाँ पे रेगुलर फ्लावरिंग होगी। इसके बाद आती है फ्रूट सेटिंग। फ्रूट सेटिंग में भी देखा जाता है कि मंजर में छोटे छोटे फल लगे, फिर वो झड़ गए। तो झड़ने का कारण क्या है कि वहाँ पे देखा गया कि ऑक्जिन की कमी होती है। इसके बाद आती है लीफ सीनेसेंस, पत्तियों का झड़ जाना। पत्तियों का झड़ने का भी एक कारण बनता है कि देखा गया है कि जहाँ पर से स्टेम नोड से लीफ निकलते हैं, यानी कि हम लोग उसको लीफ बेस कहते हैं, उस लीफ बेस पे एक पतली सी थिन लेयर, एब्सिशन लेयर बोलते हैं, इस एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से पत्तियां झड़ जाती हैं। अब इस एब्सिशन लेयर वहाँ पर देखा जाता है लीफ बेस में कि करीब 2% हमारा ABA यानी एब्सिसिक एसिड, जो कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, और करीब करीब 8% देखा गया है इंडोल एसिटिक एसिड होती है, जो कि ऑक्जिन का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे ऑक्जिन का परसेंटेज मात्रा अगर ज़्यादा हम लोग बढ़ा देंगे तो देखा जाएगा कि फॉलिंग ऑफ लीफ जो है, जिसको सीनेसेंस कहते हैं, वो चेक किया जा सकता है। तो ये भी रोल हमारा आ जाता है इसमें। फिर है इसमें देखा गया है कि प्री मैच्योर, देखा गया कि जो प्रिवेंशन है फ्रूट्स का, जो प्री मैच्योर वे में ही फॉलिंग हो जाती है, ड्रॉप आउट हो जाता है, झड़ जाते हैं,
इसको भी रोका जा सकता है इसमें। तो ये भी रोल है हमारा इसमें। इसके बाद वीडिसाइड, ये एक टर्म आ रही है। अब है कि वीड क्या है, तो वीड को हम लोग सीधे शब्दों में कहते हैं कि एनी अनवांटेड प्लांट विच ग्रो इन आवर क्रॉप फील्ड एक्कम्पनी विथ मेन क्रॉप्स। मुख्य प्लांट के साथ जो अनवांटेड प्लांट का ग्रोथ हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वीड। और इस वीड को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं दैट इज वीडिसाइड। इस वीडिसाइड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का यूज करते हैं और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यूज करने के बाद इस वीड को कंट्रोल हम लोग करते हैं। टिश्यू कल्चर में भी देखा गया है कि ऑक्सीजन का पॉजिटिव रोल है। तो इस तरह से हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में भी देखा गया है कि इसका यूज है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और हमारे फील्ड एग्रीकल्चर में भी यूज इसके हो रहे हैं। जगह जगह पे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी हम लोगों ने देखा। तो ये चीज़ें थी हमारी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हार्मोन्स। अभी हम लोगों को इसमें और भी हार्मोन्स जानने हैं। ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स में जिबरेलिन्स पढ़ने हैं, साइटोकाइनिन्स पढ़ने हैं, फिर ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स में इथिलीन पढ़नी है, एब्सिसिक एसिड पढ़नी है। तो बच्चों हम लोग आगे के क्लास में साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और आगे ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी तरह की क्वेश्चंस हैं तो गया गाइडेंस में आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, भरपूर जवाब आपका दिया जाएगा। थैंक यू।